जैन साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। हैं? आज लास्ट क्लास करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल, संगम साहित्य क्या है भाई ये दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं मतलब शुरू से लेके अभी तक, मतलब पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, ये वंश वो वंश सब पढ़ डाला। थोड़ा सा दक्षिण भारत को देखते हैं। चलो देखते हैं भाई। तो दक्षिण भारत के इतिहास की जब बात होती है तो कुछ प्रमुख राजवंश हैं। उन राजवंशों से प्रश्न पेपर में बहुत पूछे जाते रहे हैं, जैसे चोल वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। लेकिन कुछ वंश ऐसे भी हैं जिनसे मतलब कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी मतलब हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो उन वंशों को भी देख लेंगे। लेकिन जो मेनली मैंने जिन वंशों का नाम लिया उनसे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। तो चलो बात करते हैं। हम संगम साहित्य की बात करते हैं सबसे पहले। तो संगम साहित्य की जब मतलब बात होती है तो जो दक्षिण भारत का एरिया है, तो दक्षिण भारत के एरिया में जो केरल वाला रीजन है, यहां पे एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नाम था चेर साम्राज्य। और तमिलनाडु वाले रीजन में एक साम्राज्य था, वो था पांड्य साम्राज्य। और आंध्र प्रदेश के रीजन में एक साम्राज्य था, वो था चोल साम्राज्य। ये बात कर रहे हैं हम पहली सदी से लेके तीसरी सदी तक का, मतलब ये समझो कि 100 ईस्वी से लेके 300 साढ़े 300 ईस्वी के आसपास वाला एरिया। और इस समय पे हुआ क्या था दक्षिण भारत में, देखो जब उत्तर भारत का इतिहास हम लोगों ने मतलब किया हुआ है, तब भी हमने देखा था कि जो शासक रहे उत्तर भारत के वो यहां तक आके यहां तक अटक जाते थे, लेकिन वो दक्षिण भारत तक मतलब नहीं जा पाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो जो द्रविडियन लोग थे वो दक्षिण भारत चले गए, ये वही लोग हैं। याद आ रहा है तुम्हें कुछ, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो चेर साम्राज्य है वो इधर केरल वाले रीजन में, और ये जो पांड्य साम्राज्य है ये कौन सा रीजन है, तमिलनाडु वाला रीजन। और ये वाला जो मतलब क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है आंध्र प्रदेश वाला एरिया, इसमें मतलब चोल साम्राज्य था। यहां तक ये चीजें कंडीशन क्या है। तो संगम साहित्य वो है क्या। तो संगम साहित्य ये है कि उस समय पे पांड्य राजाओं ने, जो पांड्य राजा थे, इन राजाओं ने तमिल कवियों की एक सभा का आयोजन किया, जो समय समय पे मतलब 3 सभाओं का उल्लेख मिलता है। तो उसमें लगभग 9-10 हजार कवियों को मतलब बुलाया गया, और उनकी जो सभाएं हुई उनमें बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिन्हें हम तमिल साहित्य के नाम से भी मतलब जानते हैं। और उन तमिल साहित्य से, उन रचनाओं से हमें इन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इस वजह से दक्षिण भारत के इतिहास को हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें मतलब समझ में आई होंगी। तो जो प्रारंभिक मतलब जो चेर साम्राज्य है, चोल साम्राज्य है, पांड्य साम्राज्य है, इनका इतिहास अलग है। आगे चल के तुम्हें इतिहास दिखाई पड़ेगा, जैसे कि मतलब हम चोल बाद में फिर से मतलब उभरते हैं, आधुनिक जो चोल मतलब जिन्हें मतलब बोल सकते हैं, जहां पे विजयालय इनकी मतलब स्थापना कर रहा है फिर से। तो ये चोल साम्राज्य है, ये आधुनिक या एक अलग नया रूप में मतलब चोल साम्राज्य उभरा। बल्कि पहले भी 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक जो मतलब चोल साम्राज्य रहा, उसमें मतलब करायकल या मतलब करिकल नाम का एक मतलब जो शासक हुआ करता था, वो इनका मतलब संस्थापक हुआ करता था। चोलों का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मामला हुआ करता था। इनमें मतलब सेनगुट्टम करके एक मतलब शासक था चेरों में, जिसने मतलब पत्नी पूजा या एक तरीके से जो पत्नी को इंपोर्टेंस देने के लिए या महिलाओं की इंपोर्टेंस दिखाने के लिए पत्नी पूजा का प्रारंभ करवाया। ये पांड्यों ने मतलब किसकी पूजा करवाई, समुद्र पूजा का मतलब करवाया। ये प्रारंभिक मतलब चीजें हैं जो अगर पेपर में पूछी जाए तो तुम आसानी से हैंडल कर लेना, मतलब दिक्कत ना हो। चलो अब बात करते हैं हम सबसे पहले पल्लव वंश की। किसकी बात करते हैं भाई, पल्लव वंश की बात करते हैं। और पल्लव वंश के जो संस्थापक ये हैं, इनका नाम है सिंह विष्णु। क्या है, सिंह विष्णु। और इन्होंने राजधानी बनाया कांचीपुरम को। किसको बनाया, कांचीपुरम को। इनके दरबारी कवि हुआ करते थे भारवी, और इन्होंने एक रचना लिखी। उस रचना का नाम क्या है, किरातार अर्जुनियम। कौन सी, किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो ये मतलब पेपर में पूछी जाती है कई बार कि ये किसके कवि थे, ये रचना का नाम क्या था, ये वाली रचना किसने लिखी, तो तुम आसानी से मतलब मैनेज कर लेना चीजों को। और महाबलीपुरम के जो एकाश्म रथ मंदिर हैं, रथ मंदिरों से मतलब प्रश्न तो आते ही रहे हैं।
और आते भी रहेंगे। जो पांडवों से संबंधित ये रथ मंदिर हैं, उनमें सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो युधिष्ठिर का है, और सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो द्रौपदी का है। ये मतलब किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये नरसिंह वर्मन जो प्रथम है वो इस वंश का ये बोल सकते हो कि बहुत शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इन रथ मंदिरों में 7 रथ हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रथ है वो किसका है? युधिष्ठिर का, और सबसे छोटा है वो किसका है? द्रौपदी रथ है। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसने कांची का कैलाशनाथ मंदिर मतलब बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके जो आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं ना वो दक्षिण भारत से बहुत आते हैं प्रश्न, समझ रहे हो? कला संस्कृति के जो प्रश्न है वो दक्षिण भारत से मतलब बहुत पूछे जाते हैं। और भारत में द्रविड़ कला की जो शुरुआत है, द्रविड़ कला क्या है? मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। ये क्या है? मंदिर स्थापत्य की शैली, मतलब मंदिर 3 शैलियों में मतलब बनाए जाते हैं। एक मंदिर कैसे कंडीशन में बनाया जाता है? एक मंदिर मतलब बनाया जाता है उसको बोलते हैं गांधार शैली। एक शैली है वो कौन सी है? एक है नागर शैली, वो गांधार शैली है वो मतलब पेंटिंग वाली है। ठीक है, ये नागर शैली है। एक है बेसर शैली और एक है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं ये तुम्हें मतलब देखने के लिए मिलेंगे दक्षिण भारत में। और द्रविड़ शैली के मंदिर में जो सुरंग टाइप की होती है ना, बहुत ऊंची ऊंची मतलब सुरंग मतलब बनाई जाती है ऊपर के लिए ऐसे करके, है ना? सुरंग वो वाली सुरंग मतलब, है ना? समझ रहे हो? ऊपर के लिए मतलब छतरी टाइप की जो होती है वो द्रविड़ शैली वाले मंदिरों में मिलेंगे। नागर शैली वाले जो मंदिर है एकदम गुमटी टाइप के मतलब बनेंगे, ऐसे चौकोर टाइप के ऐसे करके। और बेसर शैली के मंदिर मतलब बीच वाले एरिया में, ये उत्तर भारत में है, ये दक्षिण भारत में, और ये बीच वाले एरिया में। इन पे क्या है? ये चौकोर टाइप का एक मतलब कमरा टाइप का बनाया, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके मतलब ये छतरी टाइप की जो बनाते हैं वो बना दी। तो ये बेसर शैली का मंदिर है, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, और जो एकदम कमरा टाइप का होता है वो कौन सी शैली का है? नागर शैली का मंदिर है। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो सबसे पहले किसने मतलब बनवाए थे? वो बनवाए पल्लवों ने भाई, याद रख लेना अच्छे से, है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ मंदिर निर्माण की प्रथा का आरंभ दक्षिण भारत में पल्लवों ने ही मतलब किया था। उत्तर भारत में किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई अच्छे से। उत्तर भारत में या पूरे भारत में सबसे पहले मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने मतलब करवाया था? कौन से वंश के शासकों ने मतलब करवाया था? आप लोग जरूर बता देना। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है अपराजित, और अपराजित है लेकिन इसको पराजित कर दिया। किसने कर दिया भाई? चोल राजा आदित्य प्रथम ने इसको पराजित कर दिया। और ये अपराजित मतलब जैसे ही फिनिश हुआ तो कौन सा वंश फिनिश हो गया? पल्लव वंश फिनिश हो गया। चलो भाई, ठीक है। अब यहां पर जब इसने पराजित किया हुआ है चोल राजा आदित्य प्रथम ने, तो हम चोलों की फिर बात कर लेते हैं। चलो बात खत्म, यहाँ आ जाते हैं। पहले तो मैंने ये वाले जो प्रारंभिक चोल थे इनके बारे में तो तुम्हें बता ही दिया। अब हम आधुनिक चोलों की मतलब बात करते हैं भाई। आधुनिक चोलों की बात करते हैं तो इस वंश का जो संस्थापक है वो है विजयालय। कौन है? विजयालय। इन्होंने अपनी राजधानी मतलब तंजौर को मतलब बनाया। ठीक है, किसको बनाया? तंजौर को मतलब इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम नाम था उसका। क्या? राजराज प्रथम। और इसने क्या किया था? ये राजराजेश्वर मतलब मंदिर बनवाया था। और राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। किसको है? शिव को समर्पित मंदिर है ये राजराजेश्वर मंदिर, जरूर याद रख लेना। और इसने श्रीलंका के राजा को हराया था, महिम पंचम को। भाई बहुत बड़ी बात थी कि क्या है, हम उत्तर भारत के शासकों को हमेशा पढ़ते रहते हैं, तवज्जो देते रहते हैं, और उत्तर भारत के शासकों के इतिहास को हम जानते भी हैं, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास पे इतना नजर नहीं जाती है। और दक्षिण भारत के इतिहास को न पढ़ने की जो वजह है वो शायद हमारा दक्षिण भारत से इतना जुड़ाव नहीं हो, ऐसी कंडीशन, या फिर मतलब शुरुआत से चाहे फिर क्लासेस में ऐसी चीजें रही हो, या फिर मतलब गवर्नमेंट ने इतना जोर ना दिया हो उस कंडीशन में कि दक्षिण भारत के इतिहास को भी ध्यान दिया जाए। दक्षिण भारत का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है दक्षिण भारत का। देख रहे हो तुम, श्रीलंका के राजा को मतलब इन्होंने हराया, श्रीलंका अपने मतलब कब्जे में ले ली थी इन्होंने। और इस वंश में साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार करने वाला जो व्यक्ति है वो है राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? बंगाल के पाल शासक मैपाल को हरा दिया था, मतलब उत्तर भारत में अटैक किया है। समझ रहे हो मैं कुछ बोल रहा हूं? वो उत्तर भारत में, क्योंकि पाल मतलब कहां पे है? ये बंगाल वाले रीजन में। समझ रहे हो? कौन से वाले रीजन में? बंगाल वाले रीजन में। तो राजेंद्र प्रथम ने मैपाल को मतलब हराया, और मैपाल को हराने के बाद इसकी जो सीमाएं हैं वो कहां तक पहुंच गई? गंगा तक। कहां तक पहुंच गई? गंगा तक। अब यहाँ पे कंडीशन समझो, देखो भारत की स्थिति कुछ ऐसे है। अब भारत की स्थिति देखोगे तो ये वाला रीजन है, यहाँ पे तुम्हें मतलब मिलेगा बंगाल अरब सागर, और इधर देखोगे तो बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे नदी बह रही है वो है गंगा नदी है। तो ऐसा बोला गया कि राजेंद्र प्रथम के समय
चोलों की जो सीमाएं हैं वो कंडीशन ये हो गई थी कि इधर अरब सागर से टच होती थी, इधर बंगाल की खाड़ी मतलब इनकी ही है, और यहां तक गंगा नदी तक। तो एक तरीके से बोला गया कि चोलों के जो घोड़े हैं वो सुबह का पानी पीते हैं बंगाल की खाड़ी में, दोपहर का पानी पीते हैं गंगा में, और शाम का पानी पीते हैं अरब सागर में। मतलब ये एक तरीके से ये नहीं कि उनके घोड़े जाते होंगे ऐसे करके पानी पीने के। अब घोड़े तो यहाँ पे रहते हैं वो भी उन्हीं के हैं, यहाँ पे रहते हैं वो भी उन्हीं के, यहाँ पे रहते हैं वो भी उन्हीं के। मतलब समझ रहे हो ना उनका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य है, साम्राज्य विस्तार का मतलब मामला है ये। तो जो राजेंद्र प्रथम है, जब इसने मतलब पाल शासक को हराया और गंगा तक उसकी सीमाओं का विस्तार हो गया, तो उसने मतलब कौन सी उपाधि धारण की? गंगे कोंड चोलपुरम। गंगे कोंड चोल की खुद ने उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया। ठीक है भाई, जरूर याद रख लेना। संपूर्ण श्रीलंका को पराजित कर साम्राज्य में मिला लिया था राजेंद्र प्रथम ने। इसने तो सिर्फ हराया, उसने श्रीलंका को अपना मतलब साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो राजेंद्र थर्ड थे, ये मतलब चोलों के अंतिम शासक हैं। और चोलों के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं कि चोल इतने शक्तिशाली क्यों थे। तो चोल इतने शक्तिशाली इस वजह से थे क्योंकि इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इनकी नेवी। मतलब इनकी जो नौपरवन सेना थी या फिर नौपरवन जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी, और इसी वजह से ये दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटर से आगे थे। ठीक है, आधुनिक भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है, या फिर हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, या फिर एक बोले कि शक्ति का जो पृथक्करण वाला जो मामला है वो सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो वो चोलों ने किया था। ये जानते थे अच्छे से कि मतलब अगर हमें ऊंचे लेवल पे मतलब बेहतर व्यवस्था बना के रखनी है तो हमें निचले लेवल पे सत्ता देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश समृद्ध कैसे हो सकता है। और उस समय पे इनका साम्राज्य इनके लिए देश है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इन्होंने मतलब वो चीजें शुरुआत की थी जो आज पंचायती राज व्यवस्था तुम्हें दिखाई पड़ती है, जो एक छोटे से गांव में भी एक पंचायत होती है, वहां का प्रधान होता है, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक की जो व्यवस्था मतलब है उस तरीके से एक सिस्टम है वो यहाँ मतलब देखने के लिए मिलता था। इनके लिए भोले बाबा बहुत मायने रखते थे और शिव के उपासक हुआ करते थे। और इसी वजह से यहाँ पे तुम देख रहे हो कि उत्तर भारत के अधिकतर जो मतलब शासक थे वो कौन से धर्म के लिए मतलब कन्वर्ट होते चले जा रहे थे? बौद्ध धर्म में मतलब कन्वर्ट होते चले जा रहे थे। लेकिन ये लोग मतलब किसमें समाहित थे? उसी समय पे भी वैदिक सभ्यता में मतलब समाहित थे इनके लिए। और ये नटराज शिव की मतलब मूर्तियों का मिलना ये इस बात का प्रतीक है कि ये लोग मतलब यहाँ पे भी देख रहे, ये लोग भी मतलब वैदिक सभ्यता में मतलब एक तरीके से वैदिक देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये भी वैदिक देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आ गया समझ में? चलो ठीक है, यहां तक आ जाओ। फिर उसके बाद हम मतलब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। किसको देखते हैं? राष्ट्रकूट वंश को देखते हैं। और राष्ट्रकूट वंश को देखें तो इस वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने की थी? दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे देखो तो तुम्हें कुछ मतलब पता चलेगा, ये जो दंती दुर्ग है ना, दंती दुर्ग किसका सामंत हुआ करता था? चालुक्यों का। कौन से चालुक्यों का? वातापी बादामी, मतलब कर्नाटक वाले चालुक्यों का ये क्या हुआ करता था? सामंत हुआ करता था। इसने किसकी हत्या कर दी थी? या मतलब कीर्ति वर्मन को पराजित करके कौन से वंश की स्थापना की? राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश कहां पे है? ये कर्नाटक में। कौन सा इतना लोड लेना है, चीजों को समझेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी मतलब कहां पे बनाई? मान्यखेत में। ठीक है, इसके जो सबसे महान शासक मतलब हुए कृष्ण प्रथम। हालांकि इसमें कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय ऐसे करके मतलब शासक रहे। ठीक है, एलोरा के जो शिव मंदिर हैं, मतलब जो एलोरा की गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूटों से ही संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं वो कौन से वंश से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। जरूर याद रख लेना कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर मतलब किसने बनवाया, तो ऐसे करके बता देना। या फिर मतलब ये बोलो कि एलोरा की गुफाओं का संबंध कौन से वंश से रहा, तो राष्ट्रकूट वंश से रहा। इतना मतलब मामला है। ठीक है, इस वंश के शासक थे एक राजा ध्रुव। ठीक है, कौन? ध्रुव। इन्हें धारावर्ष के नाम से मतलब जानते हैं। ये त्रिपक्षी संघर्ष में इन्होंने मतलब भाग लिया था। त्रिपक्षी संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था? तो तीन वंश थे जो आपस में मतलब टकरा रहे थे कन्नौज के लिए। किसके लिए? कन्नौज के लिए, मतलब कन्नौज वाले एरिया को कब्जाने के लिए तीन वंश टकरा रहे थे। एक था गुर्जर प्रत्यार वंश। कौन सा? गुर्जर प्रत्यार वंश। एक वंश था पाल वंश और एक वंश था राष्ट्रकूट वंश। इनमें से जो फाइनल मतलब जो जीत हुई थी वो फाइनल जीत गुर्जर प्रत्यार वंश की मतलब हुई थी। हालांकि अगर ये बोला जाए कि ऐसे क्या एकदम से मतलब ऐसा वाला मामला, तो ऐसा नहीं हुआ था।
मतलब जो अंतिम जीत थी वो उनकी हुई थी। इनमें से मतलब कभी ये जीत रहे कभी वो जीत रहे, ये सब चीजें मतलब चलती रही, एक लंबे समय तक ये संघर्ष चला। तो अगर प्रश्न मतलब यही आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे, तो आसानी से बता देना भाई, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रत्यार वंश। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर मतलब पालों की मतलब बात कर लेते हैं। कहाँ है भाई पाल? ये रहे पाल वंश। ये पाल वंश मतलब इस वंश के संस्थापक हैं गोपाल। इस वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल इस वंश के संस्थापक हैं। और ये वाला एरिया है बंगाल वाला। कौन सा एरिया? बंगाल वाला एरिया है। जब गुप्त साम्राज्य मतलब खत्म हो गया था तो धीरे धीरे इस वंश की मतलब यहाँ पे स्थापना हो गई थी। तो जरूर याद रख लेना। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो धर्मपाल है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से मतलब जन्म दिया या जीर्णोद्धार करवाया, उसकी मतलब मरम्मत करवाई इन्होंने। ठीक है। और त्रिपक्षीय संघर्ष में मतलब जो सबसे पहले भाग लेने वाला जो पाल शासक था वो धर्मपाल ही था, ये जरूर याद रख लेना। और इस वंश का जो सबसे लास्ट शासक है वो गोविंद पाल है। कौन है? गोविंद पाल है ये मतलब। ठीक है। फिर इसी रीजन में एक और वंश मतलब पैदा हुआ था, उस वंश का नाम है सेन वंश, इसी बंगाल वाले रीजन में। इस वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। कौन? सामंत सेन। और स्वतंत्र शासक पैदा हुआ विजय सेन। मतलब इसको बोला जाता है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। कौन? लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन के समय पे क्या हुआ था, तुमने नाम सुना होगा बख्तियार खिलजी का। नाम सुना है? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उसने आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण के समय पर लक्ष्मण सेन है वो मतलब अपना दरबार अरबार छोड़ छाड़ के मतलब भाग गया था। तो इस वाले एरिया पे फिर मतलब ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। और ये अंतिम हिंदू शासक हैं। कहाँ के? बंगाल के। ठीक है। एक प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला, हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला ये शासक है लक्ष्मण सेन। क्योंकि अभी तक तुमने मतलब जो जितने भी अभिलेख देखे हुए हैं, तो पहले तो तुम देखे हुए थे वो कौन सी भाषा में मतलब दिखाई पड़ रहे थे तुम्हें? पाली में दिखाई पड़ रहे थे, है ना, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमायक, ये सब चीजें मतलब लिपियों में दिखाई पड़ रहे थे तुम्हें, आया ना। उसके बाद तुमने देखा तो संस्कृत में देखा था, लेकिन हिंदी में नहीं मिले थे। तो हिंदी में सबसे पहले अभिलेख मतलब किसके मिले हुए हैं? लक्ष्मण सेन के। किसके मिले हुए हैं? लक्ष्मण सेन के। एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भाई बात कर लेते हैं थोड़ा सा चालुक्यों की, नहीं तो चालुक्य गुस्सा हो जाएंगे हमसे और हम किसी को गुस्सा नहीं करना चाह रहे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चालुक्यों की बात कर रहे हैं। देखो भाई चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो ये तो एक तो ये दिख रहे हैं बादामी वातापी के जो चालुक्य हैं वो, ये कौन से रीजन में है? कर्नाटक में। ठीक है। फिर यहाँ पे दिख रहे हैं चालुक्य वंश बेंगी, ये आंध्र प्रदेश रीजन में। और फिर उसके बाद मतलब ये दिखाई दे रहे हैं चालुक्य कल्याणी, कल्याणी मतलब हैदराबाद, ये वाले मतलब। तो कंडीशन क्या है इनकी? थोड़ा सा आसानी से समझने वाला मामला है। सबसे पहले जो मामला है वो है चालुक्य कौन से वाले? वातापी वाले। ठीक है। तीनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, लेकिन समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें थोड़ा सा ना। तो समझो, देखो जो चालुक्य है ना, ये वातापी या बादामी के चालुक्य हैं कर्नाटक वाले। इस वंश के संस्थापक कौन है? जयसिंह। इस वंश के संस्थापक कौन है? जयसिंह। इन्होंने अपनी राजधानी मतलब बनाया वातापी को। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो पुलकेशन द्वितीय हुआ। याद करो थोड़ा सा, पुलकेशन द्वितीय वही शासक है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख वाला पुलकेशन द्वितीय यही है, ऐहोल अभिलेख वाला। याद आ रहा है कुछ? अब पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। लेकिन पुलकेशन द्वितीय को किसी ने हराया था, और वो कौन है तुम्हारा? पुलकेशन द्वितीय को हराने वाला व्यक्ति है वो कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। याद आ गया तुम्हें? अब देखो ये जो मतलब चालुक्य वंश ये है ना, ये वाला, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ था? ये जो पुलकेशन द्वितीय है, पुलकेशन द्वितीय ने इस वाले एरिया को, बेंगी वाले या आंध्र प्रदेश वाले एरिया को जीतने के बाद अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। तो इस वाले रीजन में इसका शासन चलने लग गया। तो कोई पूछे कि चालुक्य वंश बेंगी आंध्र प्रदेश वाले रीजन, इसके संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन हो गए। अगर कोई पूछता है कि चालुक्य वंश कर्नाटक बादामी वाले, इसके संस्थापक कौन है? तो जयसिंह हो गए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अच्छे से देखो हुआ क्या। इस वंश के जो शासक हैं कीर्ति वर्मन, इनको पराजित किसने कर दिया? दंती दुर्ग ने। अब दंती दुर्ग ने पराजित करके कौन सा वंश स्थापित कर दिया? राष्ट्रकूट। अब देखो चालुक्य हो गए खत्म, और वंश कौन सा चलने लग गया?
राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूटों को पराजित करके फिर से चालुक्य उभरे और कौन सा वंश आया? कल्याणी हैदराबाद। चीजें समझ में आ गई अच्छे से? तो देखो इस वंश का संस्थापक कौन है? तेलप सेकंड। कौन? तेलप सेकंड। और तेलप सेकंड ने कौन से वंश की स्थापना की है? चालुक्य वंश की ही की है। और ये कल्याणी और ये वातापी और ये बेंगी, ठीक है। इसका सबसे प्रतापी जो शासक दिखाई पड़ रहा है वो कौन है? विक्रमादित्य छठवा है, मतलब जो विक्रमादित्य षष्ठ करके मतलब आएगा ऐसे, तो छठवा विक्रमादित्य है। और विक्रमादित्यों की मतलब भीड़ लगी हुई है, न जाने कितने विक्रमादित्य देख चुके हैं हम लोग अभी तक, है ना। सबसे पहला विक्रमादित्य कौन सा था? उज्जैन वाला, जिसके नाम पे हिंदू संवत चलता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ वही। चलो, इसका दरबारी कभी हुआ करता था बिलहन। अब देखो, एक बिलहन है, एक कलहन है। कलहन कौन है? राजतरंगिनी वाला, जो कश्मीर के इतिहास की जो जानकारी मतलब मिलती है, वो कौन सा? लोहार वंश से संबंधित मामला है उसका। किससे? लोहार वंश। कश्मीर में एक वंश हुआ करता था लोहार, उससे मतलब संबंध रखने वाला आदमी है, ठीक है। ये बिलहन है, इसने रचना कौन सी की है? विक्रमांक देवचरित्र। कौन सा? विक्रमांक देवचरित्र। और वो कौन सी थी? कलहण की कौन सी थी? राजतरंगिनी। कलहण की कौन सी थी? राजतरंगिनी, ठीक है। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो तेलप तृतीय थे। यहां तक ये मामला क्लियर हुआ भाई। इसको जरूर याद रख लेना, राष्ट्रकूटों में एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं, इनका निर्माण मतलब इन्होंने ही करवाया था। और ये 3 धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन, ये गुफाएं हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से भाई, जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, जो अजंता की गुफाएं हैं वो कौन कौन से वंश से संबंधित है, कहां पर स्थित है, ये बताना जरूर, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है कर्ण सेकंड। और चालुक्य राजा, कुछ आ गया समझ में? क्लियर? इन्हें पराजित किया इसने, और इन्हें पराजित किया इसने, और ये वंश बन गया। दक्षिण भारत का इतिहास समझ में आ गया तुम्हें कि अभी भी नहीं आया समझ में? ये दक्षिण भारत का मतलब मामला था। क्लियर हो गया है? बिल्कुल यहां से शुरू हो गया वो, यहां से बिल्कुल संगम साहित्य से हमने शुरुआत की थी, और पूरा का पूरा गोल गोल घूम घाम के मतलब पूरा का पूरा समझ में आ गया। क्लियर? अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मामला ये पांड मतलब देख ही चुके हैं, कुछ है ही नहीं। ये प्रसिद्ध प्रतापी शासक इसका कौन सा है भाई? नेडुजेलियम। समुद्र पूजा का प्रारंभ करवाया था। और ये जो चेर है इन्होंने किसके? पत्नी पूजा, ठीक है। ये यादव वंश है, इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे, इसको तो खिलजी के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? खिलजी के साथ पढ़ेंगे, है ना। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ना। चलो, यहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी, उसी तभी बात करेंगे। उस लड़की को बहुत सारे लोगों ने अपनी वाइफ बनाया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कौन थी वो, है ना। चलो, उसके बाद होयसल वंश। तो होयसल वंश के संस्थापक इतना मामला कुछ है नहीं, विष्णुवर्धन रायदानी, मतलब द्वार समुद्र या होयसल मतलब बोला जाता है। और ये मंदिर है होयसलेश्वर। और दूसरा कौन सा है? केशव मंदिर। गंग वंश, इसको भी कुछ इतना मतलब हावी मत होने दो अपने ऊपर। संस्थापक कौन है इसका? वज्रहस्त। और प्रतापी राजा कौन हुआ था? अनंत वर्मन चोड़गंग। पुरी के जगन्नाथ मंदिरों का निर्माण इसी वंश, यही बस प्रश्न आता है इसमें से कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और ये भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का भी निर्माण करवाया। कला संस्कृति से मतलब प्रश्न आ जाते हैं, बाकी मतलब कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अब मैं 5 मिनट में चीजों को समराइज कर देता हूँ। आज हमने क्या मतलब पढ़ा, तो देखो सिंपल सा मामला। दक्षिण भारत का इतिहास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, पेपर की दृष्टि से भी, और एक तरीके से भारतीय होने की वजह से भी हमें दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण भारत भारत का हिस्सा है ना भाई। तो हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या भारत से अलग है दक्षिण भारत? हमें जानना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो उसमें से हमारे लिए जो सबसे पहले जो पढ़ने वाला मामला था वो संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में हमने कौन कौन से वंश पढ़े थे? पांड्य वंश पढ़ा था, चेर वंश पढ़ा था, और चोल पढ़ा था, ठीक है। इनमें आसानी से पढ़ गए थे हम। चेरों का मामला क्या था? इन्होंने पत्नी पूजा करवाई थी। पांड्यों का मामला, इन्होंने समुद्र पूजा करवाई थी। और चोल तो हमने, आधुनिक चोल है वो ज्यादा इंपोर्टेंट थे, वो इतने ज्यादा मतलब अच्छे या ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ा जाए। बाद में फिर हमने पल्लव वंश पढ़ा, इसमें राष्ट्रकूट वंश पढ़ा है, चालुक्य वंश पढ़ा। और ये चालुक्य वंश मतलब 3 जगह के देखे हमने, और तीनों का क्या एक दूसरे से कनेक्शन है वो चीजें हम देख चुके हैं। और ये चोल वंश, ये आधुनिक चोल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थे, इन्होंने श्रीलंका पे मतलब विजय हासिल की थी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जो चोलों का जो साम्राज्य विस्तार था वो तो बहुत ज्यादा था। इन्होंने तो मतलब एक तरीके से जो साउथ एशिया वाले रीजन में अच्छा खासा मतलब मामला बना दिया था। तो इसको हम आसानी से देख सकेंगे। और इसी के साथ हमारा प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास समाप्त होता है। और कल से हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास।
और उसमें सबसे पहले जो क्लास रहेगी वो राजपूत काल रहेगा। तो देखते हैं भाई महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, क्या मतलब मामला है, इस्लाम का उद्भव कैसे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम मतलब कैसे यहाँ पे आ गया, क्या मतलब मामला रहा था। और एक व्यक्ति का नाम बहुत लोग बोलते रहते हैं, जब भी किसी कायर व्यक्ति की मतलब बात होती है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि तू जयचंद है क्या, है ना। तो जयचंद क्या था, जयचंद ने ऐसा क्या कर दिया था जिस वजह से बोलते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।